तक श्रीनगर सीट का संबंध है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और अनेकों वर्षों से, कई टर्म से आपके आशीर्वाद के कारण सदैव यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और कमल ही खिलता है और भविष्य में भी कमल ही खिलेगा। ये आपका आशीर्वाद है बंधुगण। इसलिए जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, मगर कुछ ऐसे विषय हैं जो मुझे लगता है मुझे आपका ध्यान वहां आकर्षित करना चाहिए। राजनीति एक बहुत बड़ा विषय होता है। केवल नाली के लिए, खड़ंजे के लिए, नाली और खड़ंजा तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर नाली और खड़ंजे से गुजरते हुए देश का भविष्य किस दिशा में जाए, इसकी भी चिंता हमें करनी होगी। और खास तब जब यहां जो वर्ग बैठा हुआ है वो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें विचार करने की क्षमता है, उसमें निर्णय लेने की काबिलियत है, निर्णय लेने की क्षमता है। अगर आप लोग देश के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आखिर कौन सोचेगा। ईश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है। ईश्वर की कृपा रही है कि आपको ईश्वर ने शिक्षित बनाया है। ईश्वर की कृपा रही है कि आप में से हर किसी को माता पिता का प्रेम मिला है। ईश्वर की कृपा रही है कि आप अच्छे घरों में हैं, खाने पीने रहने की कोई दिक्कत आप में से किसी को नहीं है। और ईश्वर की ये असीम कृपा रही है कि आप छुट्टी में भी बाहर जा सकते हैं और जो भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इत्यादि हैं वह सब आप परस्यू कर सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। देश में बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ईश्वर ने इन वरदानों से नवाजा है, जिनको ईश्वर ने ये वरदान दिए। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि मौका पड़ने पर जब हमारे निर्णय से देश का भविष्य निर्धारित होता हो, तो देश के भविष्य के लिए चिंता करके न केवल वोट करना। यहां बैठा हर व्यक्ति, उसके पास एक उंगली है जिसके माध्यम से वो ईवीएम का कमल का बटन दबाएगा, मगर ये एक उंगली का काम नहीं। आपको कई लोगों के हृदय को जीतने निकल पड़ना है कि 4 तारीख को जब वोटिंग होगी तो न केवल मैं, अपितु मेरे साथ साथ तमाम मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के पास के लोग किन कारणों से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों, किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों, किन कारणों से बहन मीनू गोयल जी को वोट दें, इसके लिए आपको कमर कस के आज से ही निकल जाना है। अपने साथ लोगों को बूथ तक और वोटिंग मशीन तक लेकर उनसे वोट कराना है, तभी फर्क पड़ेगा। केवल हम नहीं, केवल मैं नहीं, मेरे साथ हम, इसकी भी चिंता हमें करनी है। बंधुगण, जो 2-3 महत्वपूर्ण विषय में बोलने वाला हूं, जिसका ध्यान रखना है, वोटिंग से पहले आपको सोचना है, वो विषय है। आप सोच के देखिए भाई साहब, 1 सेकंड, 2-3 विषय हैं जिसकी आपको चिंता करनी है। आप सोचिए, 500 वर्षों से इस देश का हिंदू शांतिप्रिय तरीके से एक आंदोलन कर रहा था। कौन था? कौन सा ये आंदोलन था? ये आंदोलन भव्य राम मंदिर के निर्माण का। 500 वर्षों से हिंदू इसी जद्दोजहद में था कि हम खून बहाना नहीं चाहते, हम अशांति नहीं चाहते, हम शांतिप्रिय लोग हैं। मगर हमारे भगवान राम का जन्म अयोध्या में जहां हुआ, वहां एक भव्य राम मंदिर होनी चाहिए थी, मगर 500 वर्षों से हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 500 वर्षों के बाद इस देश को एक ऐसा नेता मिला, इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह फॉर्मूला अपनाते हुए बिना किसी दंगे के, बिना किसी लड़ाई के आज भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने लगा। मुझे तो कभी कभी चिंता होती है, मैं खुल के बात करना चाहता हूं। ये एक कारण ही यथेष्ट है। ये एक कारण कि 500 वर्षों से जो आंदोलन चरितार्थ नहीं हो रहा था, 500 वर्षों से राम मंदिर के लिए हम तड़प रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। यही एक कारण हम सबके लिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी हम सबूत दिखाओ, सबूत दो, और क्या करोगे, और क्या करोगे। अरे कभी तो भगवान राम की भी सोचो,
कभी तो अपने से ऊपर भगवान राम की भी सोचो कि हमारे विश्वास, हमारी आस्था, हमारे धर्म की रक्षा करने का काम जिस सरकार ने किया है, उस सरकार के लिए निरंतर खड़ा होना, उस नेता के लिए निरंतर खड़ा होना, कम से कम यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है। आप सोचिए कैसी सरकार थी हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी जी से पहले एक ऐसी सरकार थी हिंदुस्तान में जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, सुप्रीम कोर्ट में, कि भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आप सोच के देखिए इस देश में तुष्टीकरण की हालत क्या थी, और वहां से जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इस विषय में आप अवश्य सोचें। दूसरा विषय जिसे सोचना चाहिए, बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे पिता के उम्र के लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करके आपसे पूछता हूं, आप और हमने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी, हमारे जीवन काल में आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 कभी हट जाएगा। इस देश में ऐसे नेता थे, इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 को हाथ लगा के दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी। इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था अगर अनुच्छेद 370 हटेगा तो हिंदुस्तान के तिरंगे को उठाने वाला कोई व्यक्ति भारतवर्ष में शेष नहीं रहेगा। इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, अरे मोदी अगर 1000 जन्म भी ले लेना फिर भी अनुच्छेद 370 हटा नहीं सकेगा। मगर मैं गर्व से कहता हूं, आज देश के पास एक ऐसा नेता है जिसने एक झटके में अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया, और जिस कश्मीर को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां थी, जिस कश्मीर को लेकर लोगों के मन के अंदर शंकाएं थी, वह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसको पाकिस्तान तक में बता दिया। परसों इमरान खान के इंटरव्यू दे रहे थे, पाकिस्तान में इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि जब तक ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार है, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि भारत कभी भी कश्मीर के ऊपर से अपना दांव नहीं छोड़ेगा, हमेशा कश्मीर के ऊपर अडिग रहेगा और बना रहेगा। आज पाकिस्तान का इमरान खान और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक भारत सुरक्षित है, मगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठा हूं, जो लोग हिंदुस्तान की चिंता करते हैं, जो लोग भारतवर्ष की चिंता करते हैं। कौन है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वही हैं, याद करिए अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, कश्मीर फाइल्स, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी बातें हैं, किसी की हत्या नहीं हुई, किसी का कत्ल नहीं हुआ। 4.5 लाख कश्मीरी बेघर हो गए, हजारों मां बेटियों के साथ जुल्म हुआ, बलात्कार हुआ, टुकड़ों में काट दिए गए। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो पिक्चर देखी है कश्मीर फाइल्स। छाती के अंदर आग लग जाएगी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनके पतियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उस पर भी एक मुख्यमंत्री अगर विधानसभा में ठहाके लगाकर हंस सकता है, तो मैं आपसे पूछता हूं, वोटिंग करने से पहले 100 बार सोचना है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए एक पल भी सोचता नहीं है, वैसे व्यक्ति को एक भी वोट लेने का अधिकार नहीं, एक भी वोट लेने का अधिकार नहीं। केवल इतनी बात नहीं है बंधुगण, मैं बहनों से कहना चाहता हूं, पहले का एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी, आप याद करिए, आए दिन दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर, यहां वहां हर जगह बम फटते थे, आए दिन सीज फायर वायलेशन करता था पाकिस्तान, गोले बारूद चलाता था। और उस समय का जमाना तो ऐसे था कि जब वहां पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता था तो उस समय के प्रधानमंत्री 3 दिन बाद मैडम के पास पहुंचते थे और मैडम को बोलते थे, मैडम गोली चली है। मैडम भी बहुत देर से समझती थी पता नहीं क्या चला है मनमोहन जी, क्या चला है।
गोली गोली वो सब समझने में 7 दिन बीत जाते थे। 7 दिन के बाद पाकिस्तान दोबारा वहां आक्रामक हो जाता था, दोबारा सीज फायर वायलेशन करता था। मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि यदि वहां से गोली चलेगा तो यहां से गोला चलेगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। बालाकोट के अंदर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, हमारे सेना के जवानों को क्षत करने का दुस्साहस किया, हमारे सेना के जवान शहीद हुए। बदले में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। और मैं पूछता हूं, इतने बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिस सर्जिकल स्ट्राइक को अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर खुद पाकिस्तान मानता है, उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर भरे समाज के बीच में कहा कि मुझे सबूत चाहिए कि हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। क्या ये शर्मनाक विषय नहीं? क्या ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपनी सेना पर विश्वास नहीं करता है, जो अपने देश पर विश्वास नहीं करता है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, ऐसे व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। मुझे तकलीफ होती है जब ऐसे लोगों को वोट मिलती है। सोच के देखिए, ये हमारे राजनीति से बड़ा देश है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो त्रिनगर कहां से रहेगा, केशवपुरम कहां से रहेगा? इसलिए देश को कौन मजबूती देता है, इसके विषय में चिंता करनी है। अचानक आप याद करिए, राम मंदिर के विषय में बोल रहा था, मैं भूल गया। जब राम मंदिर का विषय आया था तो ये अरविंद केजरीवाल जी की एक वीडियो, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी। अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय एक भाषण किया और भाषण करते हुए कहा, मैं तो कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा जी, मैं कभी मंदिर में पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नानी माँ ने कहा है कि हमारे भगवान राम तो दूसरों के मकान में नहीं रह सकते, इसलिए हम तो कभी अयोध्या नहीं जाएंगे और भगवान रामलल्ला की पूजा नहीं करेंगे। बाद में जब मालूम पड़ा कि वोट कम हो जाएंगे तो तुरंत पैतरा बदल लिया और कहा कि मैं तो मुफ्त में भेजूंगा, मुझे तो बुला नहीं रहे, मैं भी आरती करूंगा, लक्ष्मी जी लाओ, गणेश जी लाओ, सबकी फोटो लगाएंगे। मतलब आप सोच के देखिए, रंग भी आदमी किस तरह बदल सकता है। ये अरविंद केजरीवाल से रंग बदलने की टेक्निक अगर किसी से सीखना है तो ये तो केजरीवाल जी से सीखना। आप सोच के देखिए, यही वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने ताहिर हुसैन को लगाया था। 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, दंगों के अंदर। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने ताहिर हुसैन के माध्यम से न जाने कितने अंकित जैनों की हत्या की है, ऐसे लोगों को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट। आप सबको सोच के वोट करना है। बंधुगण, इतना ही नहीं है, आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है, किस प्रकार से इनके मंत्री पकड़े गए, और पहली बार पकड़े गए हैं ऐसा नहीं। आप याद करिए वो मंजर जब पहले ये राजनीति में आए थे, जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी, माय गॉड, ये तो कोई ऑटो में लटक के आ रहा था, कोई रिक्शा में पीछे घसीट के आ रहा था, बोल रहा था हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, हम तो ऑटो में ही लटक के आएंगे। और वो अरविंद केजरीवाल जी बेचारे तो उस समय वैगनार में ही चलते थे। वो सारी एक्टिंग की और बाद में देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जेल के अंदर भी बलात्कारियों से मसाज हो रहा है, मेवा फल इत्यादि सब खा रहे हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो अच्छे लोग हैं जी, हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं। और तो और अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पंजाब वाले पराली जलाते हैं, पंजाब वाले पराली जलाते हैं, दिल्ली के बच्चों की सांस रुक जा रही है, ये पोल्यूशन कितना हो रहा है। मैं तो पंजाब गया था, देख के आया हूं, रातों रात पराली को सोने में बदल सकते हैं, पराली की ईंट बन जाएगी, पराली का फलाना बन जाएगा, पराली का ढिकड़ा बन जाएगा और एक भी पराली नहीं रहेगी, पोल्यूशन खत्म कर देंगे। जब उनकी सरकार बन गई पंजाब में, सारा कुछ भूल गए, सारा कुछ भूल गए, बोल रहे हमें और 5 साल दो, फिर सोचेंगे हमें क्या करना है। तो आपको बहुत सोच समझ करके सारे काम आपके होंगे, मगर सोच के देखिए, जब ये कोरोना हुआ था पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनके पास अस्पतालों की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की मशीन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट की कमी नहीं है, फिर भी अमेरिका की हड्डी टूट गई। यूरोप की रीढ़ की हड्डी टूट गई,
और जहां तक भारत का विषय है, भारत में लोग कह रहे थे मोदी जी से ना हो पाएगा, हम तो वैक्सीनेशन और टीकाकरण कर ही नहीं पाएंगे। रोज हमसे अरविंद केजरीवाल जी पूछते थे, मोदी जी टीका कहां है, टीका कहां है। मोदी जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं स्वदेशी टीका बनाऊंगा, विदेशी वाले टीका नहीं दे रहे हैं तो क्या हो गया, हिंदुस्तान में टीका बना के दिखाऊंगा। लोग मोदी जी पे हंस रहे थे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप यहाँ पे टीका बना दें, मगर मोदी जी ने 3 महीने के अंदर अपने वादा को पूरा किया। एक नहीं, दो स्वदेशी टीका बना करके हम सबका टीकाकरण करें। बंधुगण, मैं खुद उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। आम आदमी पार्टी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 135 करोड़ भारतवर्ष के लोग हैं, 135 करोड़ लोगों का अगर टीकाकरण करना है तो 17 से 40 वर्ष लगेंगे। कितने लगेंगे? 17 से 40 वर्ष। 17 से 40 वर्ष में इतने लोगों का टीकाकरण होगा। यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो भाई बैठे हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएं आप में से कितने लोगों को टीका लग चुका है। जिसको जिसको लगा है सब, कोई 17 से 40 साल लगा। ये देखिए, मोदी जी ने सबका टीकाकरण कर दिया, और वह भी 1-1.5 साल के अंदर सबको 3 डोज, एक नहीं, 2 नहीं, हाथ 2 थे, इससे 2 हाथ उठवाए, मगर 3 डोज। आप सोच के देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। पहले स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये जो टीके होते थे ये अमेरिका में बनते थे और विदेश से भारत में आने में ही 35 वर्ष 40 वर्ष लगते थे। उसके बाद यहाँ 40-40, 50-50 वर्षों तक टीकाकरण प्रोग्राम चलता था, तब जाके टीका लगते थे। और अब 1.5 वर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान को 3 डोज दे दिया। ये अपने आप में छोटा विषय नहीं है। मोदी नहीं होता तो क्या होता, आप सोचिए। आप सब संभ्रांत घर की महिलाएं हैं, माताएं हैं, मगर आप सोच